ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फैज अहमद फैज ने ये अपनी पोएम में लिखा था, जिन्होंने भारत की आजादी और भारत पाकिस्तान के विभाजन को काफी करीब से देखा था। इस कविता में ये बात कर रहे हैं आजादी की सुबह की। दोस्तों, आजादी इंडिया के लिए एक तरफ जरूर जश्न मनाने वाली बात थी, लेकिन दूसरी तरफ ये उतना ही काला दिन भी था, क्योंकि इस दिन भारत ने अपना लगभग 3,46,737 वर्ग किलोमीटर का एक पूरा हिस्सा और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। अखंड भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश का विभाजन जरूर 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन देश को विभाजित करने का ये डिसीजन इससे कई महीने पहले ही लिया जा चुका था, क्योंकि 1947 की शुरुआत में ही अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब वो ज्यादा दिन हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे। एक तरफ गांधी जी के जन आंदोलन से भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो ज्यादा दिन भारत पर शासन कर सकें। ब्रिटेन में उस वक्त क्लेमेंट एटली की सरकार थी। क्लेमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारा किए सुलह और शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई, क्योंकि देश के कुछ नेताओं की वजह से देश का माहौल काफी खराब हो गया और देश में अलग देश की मांग उठने लगी। और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर ही अनाउंस करना पड़ा। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. जिसका मतलब था कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने एक किया और हमें उम्मीद थी कि एकता आजादी के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं है, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिसका मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार अब इंडिया का राज 2 सरकारों को सौंप रही थी। रेडियो पर हुए इस अनाउंसमेंट को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। देश विभाजन का ये फैसला लगभग सभी नेता मान गए थे, लेकिन 2 नेता ऐसे थे जो पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे, जिनमें से एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी के जो भी बड़े बड़े नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये फैसला 3 जून को ही मान लिया था, जिसका प्रूफ उस वक्त की ये 2 ऑडियो क्लिप्स हैं। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स, भावनाओं में नहीं बह सकते। दोस्तों, महात्मा गांधी देश के विभाजन के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने जिन्ना को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ऑफर कर दी, लेकिन जिन्ना ने भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका भी यह कहकर ठुकरा दिया। आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। ब्रिटिश सरकार के सामने बड़ा सवाल ये था कि अगर बंटवारा होना ही है तो बंटवारा किस आधार पर किया जाए, 2 देशों का बॉर्डर कहां पर होगा। इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने चुना लंदन के एक वकील रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत आए ही नहीं थे, जिन्हें न यहाँ की संस्कृति की जानकारी थी न यहाँ के माहौल की। उस वक्त शायद उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो दुनिया का बेहद अहम फैसला ले रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय इंडिया के पूरब और पश्चिम में 2 राज्य ऐसे थे जहाँ मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी लगभग बराबर थी, और वो 2 राज्य थे पूरब में बंगाल और पश्चिम में पंजाब। रेडक्लिफ को असल में इन्हीं 2 राज्यों के बंटवारे की लकीर खींचनी थी। ये एक काफी कठिन चुनौती थी। उनके पास कुछ पुराने नक्शे थे और भारत की पॉपुलेशन के काफी पुराने आंकड़े थे। उन्होंने इन्हीं आंकड़ों से काम चलाना था। रेडक्लिफ ने लकीर तो खींच दी, लेकिन इसको भारत की जनता के सामने आजादी के 2 दिन बाद लाया गया। तब तक इंडिया में सबको बस इतनी ही खबर थी कि भारत के जिन क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या अधिक है उनको हिंदुस्तान बनाया जाएगा, और जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं उन क्षेत्रों को पाकिस्तान। इसी कारण देश का माहौल जगह जगह खराब होने लगा। कुछ ही महीने पहले तक जो देशवासी एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसकी शुरुआत हुई 6 अगस्त 1947 को, जब पंजाब के अमृतसर में 60 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। इसके 2 दिन बाद 8 अगस्त को लुधियाना के जलालाबाद के पास 74 सिखों को जान से मार दिया गया। ये खून खराबा अब रोज होने लगा था। हर रोज लगभग 100 लोग अपनी जान दे रहे थे। अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लाल हो गई थी।
यह सब देश के लिए किसी जंग से कम नहीं था, वो जंग जिसमें अपने अपनों की ही जान ले रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे काफी ज्यादा बुरा था। दिल्ली से लाहौर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग मौजूद होते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत निकलती है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो इस पर हमला हो जाता है। ये अब तक का किसी भी ट्रेन पर हुआ पहला हमला था। इस हमले में एक बच्चे और औरत की मौत हो जाती है। खबर जब लाहौर पहुंचती है तो बदला लिया जाता है, और यह बदला लिया जाता है अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। पहले तो लाहौर स्टेशन पर ही 40 के करीब हिंदुओं को मार दिया जाता है। फिर जब 13 अगस्त को लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए जो ट्रेन निकली, इस ट्रेन में अमृतसर कोई भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। ट्रेन लाशों से पूरी तरह भरी हुई थी। इसके बाद ट्रेन पर हमलों का ये सिलसिला आम हो गया। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर आई, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मौजूद थी, और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह तोहफा है, और ये तोहफा है पटेल और नेहरू के लिए आजादी का। दिल दहला देने वाला ये नजारा बताने के लिए काफी था कि ये बंटवारा कितना सही था। सिर्फ इसी एक फैसले के कारण लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, रातों रात अपनी जमीन जायदाद छोड़कर जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। दोनों सरहदों को जोड़ने वाली ट्रेन हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। आज बेशक इस मंजर को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भी वो खतरनाक मंजर देखा है वो उसे याद करके आज भी सहम जाते हैं। ये बंटवारा भले ही उस वक्त नेताओं को खुश कर देने वाला था, लेकिन इतिहास में ये किसी काले अध्याय की तरह याद किया जाएगा। 1947 में बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और रेप किया गया। 15 अगस्त की सुबह वो सुबह नहीं रही होगी जिसके लिए देश के वीर सपूतों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। जरा सोचिए, वो आजादी क्या आजादी जिसने गुजियों की थाली और सेवइयों की अदला बदली रोक दी, जिसने हर शाम नुक्कड़ पर मिलने वाले दोस्तों की यारियां छीन ली, जिसने मुसलमान भाइयों से उनकी हवेलियां हथिया ली, जिसने हिंदुओं के लिए लाहौर की गलियों की रोशनियां खत्म कर दी। स्थिति कितनी खराब होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा सबसे पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता होने के नाते इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ वे हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। महात्मा गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया कि जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की शाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ घर पर बैठे हुए थे। तभी एक फोन बजता है। फोन लाहौर से था। फोन रखते ही नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फोन पर किसी ने बताया कि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी। लोग प्यास से पागल हो रहे हैं और जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। नेहरू इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि ऐसे में वो अपने 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि देश की आजादी पर वह खुश हैं, जबकि उनका लाहौर जल रहा है। तो दोस्तों, ये थी देश के विभाजन की वो कहानी जिसे सुनकर लोग अब भी सहम जाते हैं। आप इस विभाजन का जिम्मेदार किसे मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।